नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उस दिन घर के आंगन में आई एक खबर ने जैसे सबकी किस्मत की दिशा ही बदल दी थी। राजेश ने जब तीसरी बार यह बात दोहराई तो सविता जी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। सच में उनकी बेटी नेहा के लिए जो रिश्ता आया था वह उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊंचा था। अमीर परिवार, पढ़ा लिखा और हैंडसम लड़का, खुद का बड़ा बिजनेस। नेहा भी किसी से कम नहीं थी, संस्कारों से भरी, बेहद सुंदर, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। गरीबी और पिता के गुजर जाने के बाद उसने सिलाई करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी और इंटर तक पहुंच गई थी, लेकिन भाई ने आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। तब सविता जी ने चुपचाप उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे और आज यह रिश्ता देखकर वह खुद भी हैरान थी। इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता। देर मत करो, नेहा के तो भाग्य खुल गए। इतना अमीर लड़का है, गाड़ी देखी थी, शीशे की तरह चमक रही थी। हमारी नेहा तो राज करेगी, उसकी भाभी रचना ने उत्साहित होकर कहा। तो राजेश भी सोच में पड़ गया। जल्दी जल्दी सब तय हुआ और एक हफ्ते के अंदर ही सविता जी ने अपनी बेटी नेहा की शादी आर्यन से कर दी। शादी के बाद नेहा सजी धजी सेज पर घूंघट में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी आर्यन कमरे में आया और आते ही गुस्से से बोला, ये क्या लगा रखा है तुमने? ये नकली नाखून मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी लड़कियां जो इतना फैशन करती है, अभी के अभी उतारो इसे। नेहा घबराकर खड़ी हो गई और कांपते हाथों से अपने नकली नाखून उतारने लगी। आर्यन उसे ध्यान से देख रहा था, फिर बोला, आज के बाद मैं तुम्हें इतना मेकअप किए हुए नहीं देखूं। और मैंने सुना है तुम कॉलेज भी जाती थी, किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? यह सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए सफाई देनी चाहिए, लेकिन आर्यन ने गुस्से में आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, अगर मुझे कभी कभी पता चला कि तुम्हारा किसी लड़के से कोई रिश्ता था तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। नेहा डर से थर थर कांपने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसका पति किस तरह का इंसान है। अगली सुबह सविता जी उससे मिलने आई तो नेहा को इस तरह खामोश देखकर हैरान रह गई, जबकि रचना पूरे घर की चमक दमक देखकर खुश हो रही थी। वाह, कितने अमीर लोग हैं नेहा, तेरे तो भाग खुल गए हैं, वरना ना तेरी शक्ल इतनी खास है और ना ही तू इतनी समझदार। लेकिन देख भगवान ने तुझे कहाँ पहुंचा दिया। शादी का तीसरा दिन था और नेहा बेखबर सी नींद में पड़ी थी जब किसी ने नेहा को बालों से पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक दिया तो वह घबराकर उठ बैठी। उसके सिर में तेज दर्द उठ रहा था। सामने आर्यन खड़ा था, खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। मैंने रात को कहा भी था कि सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, अभी तक उठकर मेरा नाश्ता क्यों नहीं बनाया? घोड़े बेचकर सो रही है, तुझे आराम करने के लिए ब्याह कर नहीं लाया। आर्यन चिल्लाया और साथ ही एक जोरदार थप्पड़ नेहा के गाल पर दे मारा। नेहा फटी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। रात को उसने जल्दी ऑफिस जाने की बात जरूर कही थी, लेकिन घर में इतने नौकर थे कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि नाश्ता उसे बनाना होगा। वह गाल पर हाथ रखे सिसकते हुए कमरे से बाहर गई। किचन में जाकर उसने जल्दी जल्दी आर्यन के लिए नाश्ता बनाया और बाहर ले आई। आर्यन बार बार घड़ी देखते हुए नाश्ते का इंतजार कर रहा था। उसने खड़े खड़े ही चाय की प्याली उठाई और जैसे ही एक घुट लिया, गुस्से से बोला, ये क्या बनाकर लाई है? इतनी शक्कर? तुम्हें तुम्हारी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया? और उसने गर्म चाय की प्याली जमीन पर फेंक दी, जो नेहा के नंगे पैरों पर आ गिरी। उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। आर्यन बड़बड़ाता हुआ घर से निकल गया। सामने सोफे पर आर्यन की माँ बैठी थी, लेकिन वह ऐसे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेहा सिसकती हुई अपने कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और उसे कमरे से बाहर निकालते हुए बोली, अंदर सोती रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? मैंने सारे नौकरों को निकाल दिया है। आर्यन को नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है। आज से खाना भी तुम बनाओगी और घर के सारे काम भी तुम ही करोगी।
यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। नेहा इतने बड़े घर को देखकर सोचने लगी कि सफाई कहाँ से शुरू करूं। जैसे तैसे उसने काम शुरू किया और सफाई करते करते दोपहर के 12 बज गए। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने घबरा कर देखा, आर्यन की कॉल थी। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, मैं 15 मिनट में घर आ रहा हूँ, खाना तैयार होना चाहिए। यह सुनते ही नेहा के हाथ पांव फूल गए। उसने अभी तक खाना बनाया ही नहीं था। वह फ़ोन वहीं रखकर भागी भागी किचन में पहुंची और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। लेकिन 15 मिनट में क्या हो सकता था। थोड़ी ही देर में आर्यन की गाड़ी घर के बाहर रुकी और वह अंदर आ गया। नेहा घबराई हुई खड़ी थी। आर्यन कुर्सी पर बैठते ही बोला, खाना कहाँ है? उसके स्वर में गुस्सा साफ झलक रहा था। नेहा कांपते हुए बोली, मैं घर की सफाई कर रही थी, इसलिए खाना नहीं बन पाया। बस थोड़ी देर रुक जाइए, अभी बनाकर लाती हूँ। यह सुनकर आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह चुप रहा। नेहा उल्टे कदमों से किचन में गई और चूल्हे की आंच तेज कर दी। कांपते हाथों से उसने 10 मिनट बाद खाना बनाकर मेज पर रखा। गरम गरम खाने से भाप उठ रही थी। आर्यन ने दाल का गरम प्याला उठाया और एक झटके से नेहा की तरफ फेंक दिया। गरम दाल उसकी गर्दन और सीने को जलाती हुई पैरों पर गिरी तो उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। आर्यन गुस्से में उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ ली। खबरदार, जो मुंह से आवाज निकाली, मुझे पहले ही शादी नहीं करनी थी, लेकिन माँ ने कहा कि गरीब घर की लड़की लाओगे तो सेवा करेगी, और यह है तेरी सेवा। पति को समय पर खाना भी नहीं दे सकती। तो जैसी औरतें तो बस मुंह काला करती हैं। कहते हुए वह उसकी चोटी खींचता और उसे जोर जोर से थप्पड़ मारता रहा। वह बेचारी बुरी तरह सिसक रही थी, कुछ जलने का दर्द और कुछ अपने पति के हाथों पर मार खाने का दुख। नेहा थर थर कांप रही थी, लेकिन आर्यन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। थप्पड़ मारते मारते जब उसके हाथों में दर्द होने लगा तो वह अचानक पलटा, नीचे झुककर अपना जूता उतार लिया और दनादन नेहा के सिर पर बरसाने लगा। तुम जैसी लड़कियों का यही हाल होना चाहिए। पति की सेवा करते हुए जान चली जाती है और 2 रोटियां बनाते हुए हाथों में कीड़े पड़ते हैं। वह किसी पागल की तरह न जाने क्या क्या बकता जा रहा था। जब वह मार मारकर थक गया तो नेहा को वहीं एक तरफ धकेल दिया। वह बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन जैसे आया था वैसा ही चला गया। कुछ देर बाद जब नेहा को होश आया तो उसे हैरानी हुई कि इतना सब होने के बाद भी उसकी सास कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली। उसने उठने की कोशिश की तो देखा उसकी सास आराम से अपने कमरे से निकलकर उसकी ओर आ रही थी। खबरदार, जो तूने इस बारे में किसी को बताया। पति अपनी पत्नियों पर गुस्सा करते ही हैं। अच्छी और संस्कारी औरतें चुपचाप सब सहन करती हैं, उसकी सास ने पत्थर दिल बनकर कहा। नेहा हैरानी से उसे देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरे पर थप्पड़ों और जूतों के निशान पड़ चुके थे। दायां कान सूज गया था और कनपट्टी से खून भी बह रहा था। सिर में इतना दर्द हो रहा था जैसे सारे बाल उखड़ गए हों। अपनी 18 साल की जिंदगी में नेहा ने कभी इतना दर्द नहीं सहा था। वह उल्टे पांव भागकर अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ज्यादा देर उसे रोने भी नहीं दिया गया। शाम होने से पहले उसकी सास फिर कमरे में आ गई। चल जल्दी बाहर आ, आर्यन के आने का समय हो गया है। वह शाम को ताजा खाना खाता है, अगर समय पर नहीं मिला तो सुबह जैसा हाल करेगा। यह सुनकर नेहा की आत्मा तक कांप उठी। वह अपने दर्द को भुलाकर तुरंत किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। शुक्र था कि इस बार आर्यन के आने से पहले खाना तैयार हो गया। सामने ताजा महकता हुआ खाना देखकर उसका मूड अच्छा हो गया और खाते समय उसने 1-2 बार नेहा की तारीफ भी कर दी। रात को जब वह कमरे में आया तो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, लेकिन नेहा को अब उसकी शक्ल से भी नफरत हो रही थी।
मुझे अपनी माँ से बात करनी है, नेहा ने कहा। तो आर्यन का मुस्कुराता चेहरा तुरंत बदल गया। उसने फोन निकालकर सविता जी का नंबर मिलाया और नेहा को दे दिया। नेहा चाहती थी कि वह वहां से हट जाए ताकि वह सब कुछ बता सके, लेकिन आर्यन वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। उसने जैसे ही हालचाल पूछा, आर्यन ने झट से फोन उसके हाथ से ले लिया। आंटी, हम लोग अभी बाहर खाने जा रहे हैं, बाद में बात करवाता हूँ, उसने मीठे स्वर में कहा। सविता जी यह सुनकर खुश हो गई कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है। उधर आर्यन फोन काटकर नेहा को घूरते हुए बोला, खबरदार जो अपने घर वालों को कुछ बताए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखों में उतरता गुस्सा देखकर नेहा सहम गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक बार नेहा ने आर्यन से मायके जाने की विनती की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। शादी के एक हफ्ते बाद उसकी पुरानी चोटें कुछ ठीक हुई थी। उस शाम उसने डरते डरते आर्यन को फोन किया था कि रात के खाने में क्या बनाना है। इस बार वह अच्छे मूड में था। उसने नेहा की तारीफ की और कहा, आज दाल चावल खाने का मन है, अच्छे से बनाना। नेहा चुपचाप किचन में चली गई। दाल चावल बनाते समय उसकी सास ने भी उसे बार बार अलग अलग कामों में उलझा रखा, कभी चाय कभी दवा, जबकि खुद आराम से टीवी देख रही थी। नेहा चुपचाप सब करती रही क्योंकि अब उसे इन दोनों से डर लगने लगा था। आर्यन का स्वभाव कभी बहुत अच्छा होता तो कभी अचानक इतना गुस्सेल कि नेहा समझ ही नहीं पाती कि कब क्या हो जाएगा। उसने बहुत मेहनत से दाल चावल बनाए क्योंकि वह छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता था। करीब 8 बजे आर्यन घर आया, मोबाइल में व्यस्त था। उसने कोट उतारकर लगभग नेहा की तरफ फेंका और आदेश दिया, चाय बनाकर लाओ। नेहा चुपचाप मुड़कर किचन की ओर चल दी। चाय बनाकर वह लेकर आई तो आर्यन अभी तक मोबाइल पर नजरें गड़ाए बैठा था। क्या खाना नहीं बनाया जो चाय उठाकर ले आई हो? अकल कहाँ है तुम्हारी? पहले खाना खाऊंगा या चाय पीऊंगा, उसने गुस्से से कहा तो नेहा डरकर सहम गई। खाना तो तैयार है, आपने ही कहा था चाय लाने को, उसने कांपते स्वर में कहा। आर्यन खामोशी से उठकर मेज पर आ बैठा। नेहा तुरंत किचन में गई और जल्दी से खाना गर्म करके उसके सामने रख दिया। आर्यन ने प्लेट में दाल निकाली और जैसे ही नेहा ने चावल रखे वह भड़क उठा। चावल बनाने को किसने कहा था? दिन में भी चावल खाए थे, अब रात में भी वही खिलाएगी? तुम्हारे अंदर अकल नहीं है क्या? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं 2 वक्त चावल नहीं खाता? कैसी पत्नी हो तुम? उसके चिल्लाने पर नेहा की आंखें फटी रह गई। उसकी सास वहीं बैठी थी, बोली, यह तो है ही जाहिल और कामचोर लड़की, इसे समझ नहीं आता कि पति का दिल कैसे जीता जाता है। जल्दी जा और रोटियां बना कर ला। आदेश मिलते ही नेहा तुरंत किचन में चली गई और जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर ले आई। तब तक आर्यन फिर मोबाइल में व्यस्त था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन नेहा को देखते ही वह गंभीर हो गया। उसने रोटियां सामने रखी तो वह खाने लगा, लेकिन उसकी नजरें अब भी मोबाइल पर ही थी। जैसे ही दूसरी रोटी खत्म हुई, उसने तीसरी के लिए हॉटपॉट में हाथ बढ़ाया, मगर वहां रोटी नहीं थी क्योंकि नेहा ने सिर्फ 2 ही रोटियां बनाई थी। पेट भर चुका था, फिर भी आदत से मजबूर होकर वह भड़क उठा। उसने सामने रखे बर्तन पटक दिए और जोर से चिल्लाने लगा, छोटे घर की कम अकल की औरत, सिर्फ 2 रोटियां क्यों बनाए? नेहा घबराकर खड़ी हो गई, लेकिन आर्यन कड़े तेवरों से अपनी बेल्ट खोलने लगा। आज तुझे सबक सिखाता हूँ, कहते हुए उसने बेल्ट नेहा के शरीर पर बरसाने शुरू कर दी। हर वार के साथ नेहा के मुंह से चीख निकलती जा रही थी। वह हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, लेकिन आर्यन जैसे आपे से बाहर हो चुका था। पूरी ताकत से बेल्ट बरसाते बरसाते जब वह थक गया तो एक तरफ बैठकर हांफने लगा। नेहा की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जहां जहां बेल्ट का लोहे वाला हिस्सा लगा था वहां से खून रिस रहा था और कई जगह गहरे नीले निशान पड़ गए थे। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वह आराम से अपने कमरे में चला गया
लेकिन अब नेहा से यह सब सहन नहीं हो रहा था। वह तुरंत उठी और घर से बाहर की ओर भाग गई। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन उस घर को छोड़ने में उसने एक पल की भी देरी नहीं की। सड़कों पर भागते हुए वह लगातार रोती रही और तब तक रुकी जब अपनी माँ सविता जी के छोटे से घर के सामने पहुंची। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर बैठे सविता जी और राजेश चौंक गए। इस समय कौन? सविता जी ने दरवाजा खोला तो सामने नेहा को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सूजा हुआ था, जख्मों से भरा हुआ, हाथों में खून बह रहा था। अंदर आते ही वह सविता जी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। तभी राजेश और उसकी पत्नी रचना भी आ गए। सभी उसे इस हालत में देखकर सन्न रह गए। सविता जी खुद भी रो पड़ी। माँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। आर्यन इंसान नहीं, जानवर है। वह बात बात पर मुझे मारता पीटता है। नेहा अपने जख्म दिखाते हुए बुरी तरह रो रही थी। सविता जी का दिल तड़प उठा, लेकिन राजेश चुपचाप खड़ा अपनी पत्नी की ओर देख रहा था। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। इतनी मामूली सी बात पर तलाक थोड़ी ना करवाया जाता है। इतने ऊंचे परिवार में तेरी शादी की है, बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा रिश्ता मिला था। अब तलाक के बाद तुझे कौन पूछेगा? रचना बोली तो नेहा तड़प उठी। लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। आप राजेश भैया से कहिए कि वह आर्यन से बात करें। लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, लेकिन वह मुझे जानवरों की तरह क्यों मारता है? नेहा फूट फूट कर रो रही थी। राजेश कभी अपनी पत्नी का चेहरा देखता, कभी अपनी माँ और बहन का। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि किसी ने उसकी बहन के साथ ऐसा किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने को हुआ, रचना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। होश से काम लो, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? यह पति पत्नी का आपसी मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी बात से गुस्से में आकर आर्यन ने नेहा को तलाक दे दिया तो कल को माँ ही कहेगी कि तुमने बहन का घर उजाड़ दिया। रचना की बात सुनकर राजेश के कदम वहीं रुक गए। सविता जी तड़प कर बोले, उसे जाने दो, वह आर्यन से बात करेगा। आखिर क्यों मारता है मेरी बेटी को? इसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन रचना गुस्से से पलट कर बोली, बस करो माँ, बेटी का घर बसाने के बजाय उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो। हम लोग पहले ही रुचि की शादी को लेकर परेशान हैं, ऊपर से इसे भी घर बैठा लोगी तो रुचि का रिश्ता कहीं से नहीं आएगा। लोग कहेंगे जैसी बुआ वैसी भतीजी। अपनी बेटी का नाम लेते ही सविता जी चुप हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और सब चौंक कर उधर देखने लगे। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी। अंदर आते ही उसने ऊंची आवाज में नमस्ते की तो नेहा घबराकर माँ के पीछे छिप गई। यह मेरा और मेरी पत्नी का आपसी मामला है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं इसे लेने आया हूँ, उसने विनम्र स्वर में कहा। नेहा ने डरते हुए सविता जी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन राजेश कभी अपनी जवान होती बेटी को देखता, कभी हालात को, और आखिर उसने कहा, ठीक है, हमें आर्यन की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी अगर पति गुस्सा करता है तो नेहा को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। उसने ही कुछ कहा होगा। यह सुनकर नेहा फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन राजेश ने उसका हाथ पकड़कर आर्यन के हाथ में थमा दिया। अपनी पत्नी को ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ नेहा को लेकर बाहर निकल गया। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही नेहा बैठी, वह उसकी ओर झुककर बोला, सुना तुम्हारे भाई ने क्या कहा? अब तुम मेरी जागीर हो, मैं जो चाहूंगा वही होगा। चलो घर बताता हूँ बिना पूछे घर से निकलने का अंजाम। उसकी आवाज सुनकर नेहा कांप उठी। घर पहुंचते ही उसने फिर बेल्ट, जूते और थप्पड़ों से बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि वह लहूलुहान हो गई। जब थक गया तो आराम से बिस्तर पर लेट गया और नेहा चुपचाप अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। आज भाई से मदद मांगकर देख लिया था, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया था।
अब उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। सविता जी फोन करती तो भी वह कुछ नहीं बताती। आर्यन का मूड कभी अच्छा होता तो कभी वह उसे बुरी तरह मारता। नेहा चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे यकीन था कि शिकायत करने पर भी उसे वापस उसी घर में भेज दिया जाएगा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। इन महीनों में वह सूख कर कांटा हो गए। आर्यन हर समय उस पर शक करता रहता। एक दिन जब वह घर आया तो उसके माथे पर शिकन थी। सुबह से तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, लो बात करो। उसने मोबाइल नेहा के सामने फेंका और खुद सामने बैठ गया। फोन पर राजेश था, जो खुशी खुशी बता रहा था कि उसने अपनी बेटी रुचि की शादी तय कर दी है। बहुत अच्छे और अमीर लोग हैं, अगले हफ्ते शादी है, तुम जरूर आना। राजेश ने कहा तो आर्यन ने इतना सुनते ही फोन काट दिया और इधर उधर टहलने लगा। साथ ही वह नेहा को बेवजह बातें सुनाता रहा। लेकिन उसे समझ आ गया था कि अगर नेहा को नहीं भेजेगा तो बात बढ़ जाएगी। इसीलिए उसने उसे मायके जाने की अनुमति दे दी। नेहा जब मायके पहुंची तो घर में शादी की तैयारी जोरों पर थी। आर्यन ने खुद आने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन नेहा ने अपनी भतीजी की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सविता जी उसे देख देखकर अंदर ही अंदर रोती रहती थी, मगर नेहा ने उनके सामने अपने दर्द को कभी आने नहीं दिया। रुचि के ससुराल वाले बहुत अमीर थे, लेकिन उसका दुल्हा कुछ अजीब और जरूरत से ज्यादा खामोश लग रहा था। लॉन में जयमाला के तुरंत बाद खाना शुरू हो गया। फेरों के बाद रुचि को स्टेज पर बैठा दिया गया और नेहा भी उसके पास ही बैठी थी। वहीं रचना और राजेश भी खड़े थे। अचानक रुचि का दुल्हा उठा और जोर से बोला, खाना बहुत घटिया है। उसने टेबल पर रखी चीजें उठाकर जमीन पर फेंक दी और चिल्लाने लगा, कहा था माँ से कि इन दो कुड़ी के लोगों से रिश्ता मत करो, पर उन्हें तो पैसे बचाने की पड़ी थी। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि सब लोग सन्न रह गए। राजेश फटी आंखों से अपने दामाद को देख रहा था। वह आगे बढ़ा और बोला, बेटा मैं तुम्हारे लिए होटल से खाना मंगवा देता हूँ। लेकिन दामाद ने उसे जोर से धक्का दे दिया। औकात देखी है अपनी, होटल से खाना मंगवाओगे, ढाबे की दाल रोटी ही रख दोगे सामने। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। यह सुनकर राजेश शर्म से झुक गया। पूरा माहौल तमाशा बन गया था और नेहा भी शर्मिंदा खड़ी थी। तभी दुल्हन बनी रुचि उठी। उसे अपने पिता की बेइज्जती सहन नहीं हुई। उसने धीरे से अपने पति से कहा, पापा से ऐसे बात मत कीजिए, आपको जो खाना है बताइए, वह मंगा देंगे। इतना कहना था कि दूल्हा उसकी तरफ पलटा। क्या कहा, मुझे सिखाएगी? और उसने दोनों हाथों से रुचि का गला दबोच लिया। सभी लोग हक्का बक्का रह गए। फेरों को मुश्किल से 1 घंटा हुआ था और सबके सामने दामाद अपनी पत्नी को मार रहा था। राजेश तो अपने सीने को पकड़कर बैठ गया। रचना घबराकर आगे बढ़ी और दामाद को रोकने लगी। क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी बेटी को, अभी विदाई भी नहीं हुई और तुम मार रहे हो। लेकिन उसने रचना को भी धक्का दे दिया। हट बुढ़िया, अब यह मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ जो चाहूं करूंगा, बीच में आए तो तलाक दे दूंगा। तलाक का दाग पता है कितना बुरा होता है। वह जोर से हंसा। सब समझ गए कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है और सच्चाई छिपाकर शादी करवाई गई है। नेहा यह सब देखकर घबरा गई। उसे लगा जो उसके साथ हुआ वही अब उसकी भतीजी के साथ हो रहा है। उधर रुचि का पति विदाई का शोर मचाने लगा और उसके घर वाले ऐसे तैयारी करने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। दुल्हन बनी रुचि फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक राजेश लड़खड़ाता हुआ उठा और बोला, कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, अभी और इसी समय तलाक दो इसे। मैं जानता हूं यह सब क्यों हुआ। मैंने अपनी बहन के साथ नहीं दिया। उसका पति उसे जानवरों की तरह मारता था। वह शिकायत लेकर मेरे पास आई थी, लेकिन मैं तलाक से के डर से चुप रहा। अगर मैं उसका साथ देता तो आज मेरी बेटी के साथ ये सब ना होता। वह रोते हुए कह रहा था और सब उसकी बातें सुन रहे थे। रुचि का पति झल्लाकर बोला,
अगर मैं तलाक दे दूं तो इससे शादी कौन करेगा, सोच ले। लेकिन राजेश फैसला कर चुका था। उसने वही सभी रिश्तेदारों के सामने रुचि का तलाक करवा दिया। वे लोग गालियां देते हुए चले गए। राजेश और रचना बुरी तरह रो रहे थे। रचना नेहा के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, यह तुम्हारी ही बदुआ है जो मेरी बेटी को लगी। जो तुम्हारे साथ हुआ वही आज मेरी बेटी के साथ हुआ। अब समझ आया कि तुमने कितना सहा होगा। नेहा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी उसके फोन पर आर्यन की कॉल आई। वह खुद तो शादी में नहीं आया था, लेकिन फोन कर रहा था। राजेश ने फोन छीनकर स्पीकर पर कर दिया। उधर से आर्यन बोला, अपने भाई से कह दे कि तुझे छोड़कर चला जाए। मैं तेरा नौकर नहीं हूं जो लेने आऊं। तभी राजेश गरज कर बोला, खबरदार मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात की तो अब तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा तू इसे तलाक दे दे, वरना पुलिस में सबूतों के साथ शिकायत करूंगा और तेरी सच्चाई सबको बता दूंगा। आर्यन सन रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि नेहा इतनी आसानी से उसके हाथ से निकल जाएगी। राजेश और रचना उसे अपने घर वापस ले आए और कुछ ही दिनों में मजबूर होकर आर्यन ने नेहा को तलाक दे दिया। लेकिन नेहा खुश थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। कुछ ही समय बाद उसकी शादी एक अच्छे और सीधे साधे परिवार में हो गई, जहां उसने जाना कि दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं। तो दोस्तों, क्या सिर्फ समाज के डर से किसी लड़की को अत्याचार सहते हुए उसी रिश्ते में रहना चाहिए? इसके प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।